नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी की इस बेहद खास पेशकश में सीधे मुंबई से। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई किसकी, सबसे बड़ा सवाल यही है। मुंबई में यूं तो 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और पिछली बार 2014 के चुनाव में ये सभी एनडीए के पास थी। 3 भाजपा ने जीती, 3 शिवसेना ने जीती। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव 2014 का चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये उससे भी बड़ा और उससे भी बड़ी लहर का चुनाव है। विपक्ष कहता है ये मोदी को हराने का चुनाव है। अब सवाल ये है कि मुंबई क्या तय करता है, मुंबई किसकी। तो पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी आज की मेहमान, जिनसे होगी अभी खास बातचीत। पूनम महाजन जी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से सांसद है। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी आपका। एक पिक्चर आई थी, कई साल हो गए मैंने देखी थी, उसमें एक डायलॉग था, मुंबई का किंग कौन। मैं आपसे पूछता हूं, मुंबई का किंग कौन इस बार? सबसे पहले मुंबई का किंग मुंबईकर है, क्योंकि वो जनता तय करने वाली है कि आने वाले समय में एक डिसाइसिव लीडरशिप, नरेंद्र मोदी देश का किंग लेकिन आप सबका सेवक बने, यही निर्णय लेके और यही विचार करके मुंबई पूरी तरह 2014 का रिपीटेशन 2019 में भी देगी। और इसलिए आपने अपने बाजू पे ये लगा भी रखा है, मैं भी चौकीदार। हम सब चौकीदार हैं और हम इस विचारधारा से चलते हैं। मुझे पूछा भी गया था कि ये बहुत नई कैंपेन है आपकी, आप क्या सोचते हो। मैं चौकीदार, ये कैंपेन नहीं है, एक इमोशन है। ये इमोशन इसलिए ये दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ, डटे रहूँगा, आगे बढ़ूँगा और सबको लेके आगे बढ़ूँगा। सो इस परिप्रेक्ष्य में ये इमोशन है और उसको लेके हम सब साथ में चले। और देश की जनता भी खुद खड़े होके कहती है मैं भी। राहुल गांधी कहते हैं चौकीदार चोर है, उसके बाद उनको लगा कि चौकीदार नाराज हो जाएंगे तो उन्होंने कहा एक ही चौकीदार चोर है। क्योंकि उनको पता चल गया देश की 130 करोड़ जनता पूरी तरह चौकीदार बन चुकी है, तो सबको कहेंगे तो उनका डिपॉजिट जब दोनों जगह से हो जाएगा और कांग्रेस नहीं रहेगी, तो इसलिए उन्होंने सोच समझ के कहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो अपने चुनाव क्षेत्र को संभाल नहीं पाते और दूसरे जगह पे चुनाव लड़ते हैं, तो इसका मतलब कहां से कौन भाग रहा है वो दिखाई देता है। आप आजकल बहुत गुस्सा होती हैं राहुल गांधी पे। मैं पढ़ रहा था, उन्होंने मोदी जी को कह दिया मोदी जी की उम्र हो रही है इसलिए कुछ भी कह देते हैं। आप नाराज हो गए, आपने कहा कि इनके संस्कार बोलते हैं। अच्छा, वो नौजवान नहीं लगता आपको, वो युवा नेता नहीं लगता? आपने कहा 50 साल में कौन युवा नेता होता है? अभी ये देश, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं 40 के अंदर हूँ, अभी लड़कियों की उम्र नहीं पूछते इसलिए मैं कुछ कहूँगी नहीं। लेकिन देश जब युवा हो रहा है, आने वाला चुनाव 2019 सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, तो आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए है। आप जनसंख्या भी देखेंगे इस देश की, तो 50% इस देश की जनसंख्या ये 25 से कम उम्र की है। पहली बार 10% फर्स्ट टाइम वोटर इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे संस्कारी, ऐसे विचारधारी जो आदमी 24 घंटा 12 महीने पूरे सालों साल लोगों के लिए काम कर रहा है, या जो चुनाव के वक्त हार जाने के बाद जो 20 चुनाव हार गया है, फिर छुट्टियों के लिए 2-2 महीने चले जाते हैं और वापस आते नहीं। आपको सिर्फ तराजू में तोलना है तो पता चल जाएगा कि चौकीदार के साथ क्यों जनता साथ में खड़ी है। कांग्रेस के लोग कहते हैं राहुल जी बदल गए हैं। मुझे लगता है राहुल जी बदल गए माने उनका चुनाव क्षेत्र सिर्फ बदल गया है, बाकी उनमें बदलाव आलू से सोना ही निकल रहा है। अभी तक वो जुपिटर वेलोसिटी के लिए ही बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, बदलाव उतना ही है कि वो नंबर बदल रहे हैं। एक जगह राफेल के बारे में 500 करोड़ का एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसके 2 घंटे के बाद 600 करोड़ कहते हैं, उसके 3 घंटे के बाद 700 करोड़ कहते हैं। तो वो नंबरों में बदलाव करें, लेकिन बाकी स्वभाव में बदलाव मुझे दिखता नहीं। इस देश को बदलाव चाहिए और इस बदलाव के लिए 2014 में लोगों ने हम पे विश्वास रखा। हमने आने वाले 5 साल में, युवाओं को ये शब्द बहुत पसंद है, डिसरप्शन। वी क्रिएटेड अ डिसरप्शन टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड। हमने सीधी पटरी पे रेल जब लाते हैं वैसे देश को लाने की कोशिश की और उस कोशिश को हमें आगे बढ़ाना। ये फाउंडेशन है, नींव है। लेकिन बदलाव किस में आया है? बदलाव जनता में आया है। जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हम जन भागीदारी से इस देश को आगे लेके बढ़ाएं। तो ये बदलाव ज़्यादा ज़रूरी है। आलू, सोना, गन्ना, चना, ये सब विषयों में कोई बदलाव लोग लाते हैं तो ये इस पे ज़्यादा बात करना और टिप्पणी करना बहुत दुखद रहेगा। अच्छा, मैं आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उससे पहले, क्योंकि अभी आपने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी के बीच का फर्क बताया, उनकी राजनीति का। अब ये चुनाव 2014 का चुनाव तो है नहीं,
तब 10 साल की सरकार से इतनी नाराजगी थी, घोटालों की सुर्खियां रहती थीं, लोग बदलाव चाहते थे और मोदी जी एक बहुत बड़ा चेहरा थे, उस वक्त वो सामने आए। अब आपको जवाब देना है जनता को कि आपने क्या काम किया है। आप राहुल गांधी को माने ना माने, उन्होंने आपको चुनाव में हरा के भी दिखा दिया और खासकर महाराष्ट्र में आपके सामने एक मजबूत गठबंधन चुनाव लड़ भी रहा है, तो आप इतना हल्के में ले सकती हैं उनको? मैं चुनाव कभी हल्के में लेती नहीं हूँ, ना हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं, इसीलिए वो जनता तक पहुँचे हुए हैं। हम अपने काम का लेखा जोखा लेके लोगों तक पहुँचे। मुझे ये भी कहा गया कि 2014 में किसी ने कहा कि इट वॉज अ वेव ऑफ नरेंद्र मोदी, बट आई डोंट सी द वेव इन 2019। जब पत्रकारों ने मुझे पूछा तो मैंने कहा आपकी बात एकदम सही है, 2014 में नरेंद्र मोदी वेव थी और 2019 में नहीं है। तो उन्होंने पूछा तो आप मानती हैं? मैंने बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी सुनामी है, जो महागठबंधन की सरकार बनाने वाले ये लोग हैं, उनको खत्म करके आगे बढ़ाने वाली है। आप मुझे विषय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र में पहले पहुंचने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, जो अपने स्टेटों में एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश का एक छोटा उदाहरण देखिए। कभी आपने हाथी को साइकिल चलाते हुए देखा है? आप पता चल रहा है मैं क्या कह रही हूं? बुआ और भतीजा साइकिल चलाने वाला हाथी ये पहली बार मैंने देखा, ये तो सर्कस में भी देखने लायक नहीं था। आज वो कहते हैं कि हम साथ में। कुछ सालों पहले जब हम छोटे थे, हम अखबारों में पढ़ते थे, तो एक दूसरे की जान पे उतरने वाली ये दो पार्टियां थी। आप केरल में देखिए, जहां पे आदरणीय युवा सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के केरल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पे वो कहते हैं कम्युनिस्ट ने बहुत बुरा किया, कम्युनिस्ट की सरकार खराब है। लेकिन आप दिल्ली में मोदी रुकाव के लिए सीताराम येचुरी के साथ हाथ मिलाते हैं। इस प्रकार की विचारधारा लेके जब ये जाते हैं तो ये कौन सा महागठबंधन है? इसे तो मैं महाठगबंधन कहती हूँ, और ये साथ में इस रूप से काम कर रहे हैं। बात आई महाराष्ट्र और मेरे चुनाव क्षेत्र की। नहीं, उससे पहले आप मैं तो इंतजार कर रहा था, आप थमें थोड़ा सा। आप गठबंधन के नाम पे हम बुलेट बना रहे, यूपी चली गई, फिर आप वहां से केरल भी आ गई, आप अपने शहर महाराष्ट्र में नहीं आई। मैंने शिवसेना रोज पानी पी पी के मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या कहती है, कई बार तो हमें शब्द लेने में खराब लगता है। अब उनकी कुछ शांति हो गई आपके साथ, वो ठगबंधन नहीं है आपके लिए? नहीं, वो हमारा प्यारा बंधन 30 साल से साथ में। देखिए, जब घर में साथ में रहते हैं तो दिक्कत ये भी होती है, कभी मेरी माँ कहती तुझे चुनाव के लिए समय होता है, लेकिन मैं दो चीज़ें मेरी सुनने के लिए समय नहीं होता है। जब घर होता है तो बर्तन बचेंगे, कभी मासी से गुस्सा होता है, लेकिन कभी हम एक दूसरे की जान पे नहीं उतरे। वैचारिक रूप से बिल्कुल हमारी लड़ाई हुई, लेकिन उसी रूप से हम साथ में आए हैं, क्योंकि हमारे सिद्धांत दो ही है, एक हिंदुत्व और दूसरी बहुत ज़रूरी बात महाराष्ट्र का विकास और इस देश का विकास। तो अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन साथ में मिलकर लड़ना, वो भी उसी विचारधारा के साथ 3 साल के बाद, मुझे लगता है इससे ये मैच्योरिटी ऑफ पॉलिटिक्स दिखती है। उससे ज्यादा टीआरपी कुछ भी चलती रहे, लेकिन मैच्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, मैच्योरिटी है या मजबूरी है? शिवसेना साथ नहीं रहेगी तो पिछली बार 48 में से 41 आई थी, इस बार क्या रह जाएंगे? मैं आपको बहुत दिल से कहती हूँ, क्योंकि मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ। आप कहे न कहें, जनता ने फिर से पूरे देश भर में तय कर लिया है कि इस देश का प्रधानमंत्री 2019 को नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इस रूप से ताकत मैंने जनता में देखी है। ये इसलिए नहीं है कि एक प्रकार का पॉलिटिकल टॉकिंग है, ये इसलिए है कि जो काम जन भागीदारी के साथ हम करना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। जो प्रधानमंत्री लोगों तक डायलॉग रखते हैं, जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं लोगों के समाज के अंतिम क्षण तक लोगों तक पहुंचूं, उस अंतिम स्तर तक पहुंचने की जब कोशिश होती, वही लेखा जोखा लेके मैं भी अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंची हूँ। इसलिए पूरा देश घूम के फिर से मेरे चुनाव क्षेत्र में आई हूँ। और महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में विकास कर रहे हैं, आज हम मुंबई में खड़े हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है बात करने की। नागपुर से आए हुए, जो नागपुर के मेयर थे, 4 टर्म एमएलए थे, पहली बार महाराष्ट्र का एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जिसने देश को सबसे ज्यादा जीडीपी देने वाली मुंबई की जनता का सोचा और मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा काम इस पूरे इतने सालों में महाराष्ट्र ने किसी ने किया होगा तो महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने और देवेंद्र फडणवीस ने किया, जिससे बहुत सारे फायदे मुंबई को मिल रहे हैं। मुंबई की जनता जिस रूप से, छोटी मुंबई और संख्या बहुत ज्यादा, तो अपने चुनाव क्षेत्र को केटर करने के लिए जो जो विचार होते हैं, समस्याएं होते हैं, उनका लेखा जोखा लेके इस बार मैं चुनाव में उतर रही हूँ। और उसी लेखा जोखा को हम आगे लेके जाके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेट्रो सबसे ज़्यादा हम बना रहे हैं, सड़कों पे हम ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम एक प्रकार का मुंबई का इकोसिस्टम एज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर
जो दुबई में है, सिंगापुर में है, लेकिन उसके बीच में शंघाई में है, लेकिन मुंबई साउथ ईस्ट एशिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बने, इसलिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश को भी जनता एक समर्थन दे रही है। मैं जिस जिस गली गलियारे जा रही हूँ, जिस पॉलिसी मेकिंग पे मैंने काम किया है, हमारे साथ हम सब ने काम किया है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं जनता में देख रही हूँ। तो शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठौले, हम सब साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक समर्थन लोगों का हमें मिल रहा है। पूनम महाजन जितनी बातें बता रही हैं, जो काम आपने किए, जो महाराष्ट्र में आपकी सरकार ने किए, मुख्यमंत्री तो जब रैली में बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, तो वो केवल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या जैश ए मोहम्मद का मैनिफेस्टो है, इस पर हमको फर्क नहीं पता चलता। आप लोगों का सारा फोकस आज भी पाकिस्तान, आतंकवाद, राष्ट्रवाद, इस पर है, विकास पर नहीं, ये इल्जाम है। नहीं, माफ करिए, सबसे पहले आप यहाँ पे सारे युवा बैठे हैं, उन्होंने मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र, हम उसे अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहते हैं, कांग्रेस इसको मैनिफेस्टो कहती है। आप ये दोनों पढ़ लीजिए, उसमें आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें दिखाई देंगी। राष्ट्रवाद या भारत माता को प्रेम करना, ये कुछ गलत बात तो नहीं है, लेकिन भारत के टुकड़े होंगे हजार बोलने वाले लोगों पे केस हटा देना, इस प्रकार की बहुत हीनता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। वो कह रहे हैं हम सेडिशन, जो भारत माँ के खिलाफ बोले या जो भारत के अपने देश के खिलाफ बोले, उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगेंगे ही नहीं। कह रहे कश्मीर के हालात तभी सुधर सकते हैं कि अफसा निकल जाए। तो आज कश्मीर के हालात जिस रूप से है, उसके लिए हमें वहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। हाँ, वो डाइल्यूट करने के लिए उस रूप से चर्चा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन जब ऐसे मुद्दे, एक कांग्रेस पार्टी जिसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं, उस पर जब ये मुद्दे निकलते हैं, तो ये राष्ट्रवाद के मुद्दे नहीं होते। और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं बात सही है, हमारे मुद्दे में हमने राष्ट्र सुरक्षा और देश की सुरक्षा के बारे में कहा। जब देश सुरक्षित रहेगा तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। मुझे लगता है बीइंग अ पेट्रियोटिक इज नॉट अ क्राइम, एंटी नेशनलिज्म इज ऑफ कोर्स अ क्राइम, एंटी हाइपर नेशनलिज्म इज ऑल्सो। तो मैं यही कह रही हूँ। वो आपको हाइपर ही मानते हैं? नहीं, हाइपर मैं सिर्फ बोलने में हूँ, करने में मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। लेकिन पेट्रियटिज्म, भारत मेरा देश है, दिस इज माई लैंड, आई फॉलो लॉ ऑफ द लैंड, और इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। इस देश की जय जयकार हमने करनी नहीं चाहिए। आप विदेशों में कोई भी देश में जाइए, देयर इज ऑलवेज दे कैरी देयर पेट्रियटिज्म ऑन देयर स्लीव्स, हर वक्त लेके घूमते हैं अपने देश के नारे। तो हमें ऐसे कहते वक्त आप इसका इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जिस भूमि ने, जिस देश में हमें कुछ दिया है और हमें आगे बढ़ा रही है, उसके खिलाफ आप एक संकल्प पत्र के खिलाफ एक मैनिफेस्टो रख रहे हैं, जो मैनिफेस्टो एंटी नेशनलिज्म पे पूरी तरह केंद्रित है। तो मुझे लगता है इसकी आप जरा एक बार अभ्यास कर ले तो आपको पता चलेगा इसका विरोध क्यों हो रहा है। अच्छा, अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, इसी सब्जेक्ट पर बात करें अगर, आप शायद हिंदुस्तान की सबसे कॉस्मोपॉलिटन आधुनिक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सांसद हैं। आपको लगता है कि आप जब लोगों के बीच में जा रही हैं वोट मांगने के लिए, उनके लिए ये मुद्दे बड़े हैं या उनके लिए मुद्दे बड़े हैं कि आपका मेट्रो का काम कैसा चल रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कैसा चल रहा है? देखिए, सारे मुद्दे अपेक्षित रहते हैं। चुनाव क्षेत्र में जब आप जाते हो, मैं अपने चुनाव क्षेत्र में रहती हूँ, मेरा चुनाव क्षेत्र बांद्रा से लेके पवई तक, कुर्ला से लेके चेंबूर तक मैंने अलग रूप से बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप ग्रैंड ओल्ड बॉलीवुड भी देखेंगे, यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ भी देखेंगे। आपको उस रूप से, उस विकास के रूप से देखना पड़ता है। गत 5 वर्षों में मैंने ऐसी पॉलिसी डिसीजन पे काम किया है, जो राष्ट्रीय सरकार के रूप से हो या महाराष्ट्र सरकार के रूप से। अपने चुनाव क्षेत्र में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है: एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जब आप एक्सेसिबल और अवेलेबल रहते हो और लॉजिकल एंड पे आप काम ले आते हो, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। और हर गली में हम जाते तभी वो दिखाई देते कि आपने ये यहाँ काम किया था, आपने आपका, मैं मतलब उदाहरण मैं ज़्यादा विरोध के रूप से नहीं कहना चाहती। मेरे 2014 के चुनाव के पहले मुद्दा ये था कि हम सांसद को देखते नहीं, मुद्दा ये था सांसद हमारा रिप्रेजेंटेशन संसद में करते नहीं है। आज आप सिर्फ कंपैरेटिवली गूगल कर लीजिए या कागज़ पे देख लीजिए, मैंने संसद में अपना MPLAD 100% पूरी तरह इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ अपेक्षा लोगों की थी अपने चुनाव क्षेत्र में किया है। सबसे ज़्यादा नेशनल एवरेज से ज़्यादा सवाल पूछे, विच इज़ पर्टेनिंग टू माई कंस्टिट्यूएंसी, माई सिटी, माई स्टेट। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे, प्राइवेट मेंबर्स बिल, वेर आई कैन पुट इन माई ओन आइडिया, मैं अपने विचारों को सोच के आगे ले जा सकती हूँ कि क्यों ना हम प्राइवेट मेंबर्स बिल के थ्रू और एक नया कानून या लॉ ला सकते जिससे और फ़ायदा हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सांसद के रूप से मैं जनता की ओर करती हूँ। और आपको एक आधार सेतु या पुल बनना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो MCGM से रिलेटेड होते हैं, महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड होते हैं, बट कोशिश ये करती हूँ एक सांसद से कोई भी आप अपेक्षा रखो मुझसे, मैं उसका काम लॉजिकल एंड पे लाने की कोशिश करती हूँ।
तो जिस रूप से दिख रहा है पूरे मुंबई में भी एक साफ नियत और एक क्लियर इंटेंट लेके हम पहुंचे लोगों तक। गत 5 वर्षों का भी लेखा जोखा वही है, उसी लेखा जोखा को लेके हम लोगों तक जा रहे हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि अच्छे तरीके से वो हमें आशीर्वाद दें। लेकिन आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं प्रिया दत्त, वो उन यहाँ से परंपरागत तौर पर लड़ती आई हैं, रिप्रेजेंट करती आई इस कॉन्स्टिट्यूशन को। जब से पिछले चुनाव में आपने उनको हराया, उसके पहले से, उससे पहले उनके पिता लड़ते आए थे। उनका एक अच्छा बड़ा बेस है। लोग कहते हैं कि भाई पिछली बार नरेंद्र मोदी की लहर थी, आपका अपने परिवार का जो योगदान है राजनीति में, उसका भी आपको शायद उसका फायदा मिला हो। लेकिन अब तो वोट होगा तो इस बात पर कि पूनम महाजन ने हमारे लिए क्या किया। अब बाकी बातें नहीं, अब तो आपके सांसद के तौर पर काम पर वोट होगा। नहीं, ये मुझे अच्छा लगा। कल ही मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं ऐसी पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है मेरे बाप दादा की कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, ना मेरे पिताजी के बाद मैं किसी सीट पे बैठी हुई हूँ। मैं अपने रूप से गत 13 वर्ष से काम करती आई, हारती गई, जीतती गई, जो पद मिले उस पर काम करती गई। महाराष्ट्र से शुरुआत करके राष्ट्रीय युवा मोर्चा की अध्यक्षा बनी। मैंने अपने संस्कार से, मेरे पार्टी के संस्कार से अब तक यहाँ पे पहुँची हुई हूँ। और मैंने कल ही कार्यक्रम में कहा, पिताजी के नाम की ढाल नहीं, अपने काम की तलवार लेके मैं इस युद्ध में पहुंची हुई हूँ और उसी रूप से मैं लड़ना चाहती हूँ। तो देखिए, पारिवारिक रूप से पिता के नाम का आशीर्वाद होना, एक बड़े परिवार से आना, देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू दैट। मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर चीज़ को सकारात्मक रूप से लूँ और उसके रूप से उसको आगे ले जाके अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से जुड़ाव, किस रूप से काम करना, उसको ही आगे ले लेकिन जाना। आप प्रिया दत्त को मजबूत टक्कर देने वाला कैंडिडेट और प्रतिद्वंदी मानती हैं या नहीं? देखिए, मैं अपने ही काम में और अपने साथ ही कंपटीशन करने में इतनी बिजी हूँ कि सामने कौन है और क्या कर रहा है ये मेरी चिंता की बात नहीं होती है। क्योंकि आप अरिथमेटिकली भी देखेंगे, आप कोई भी किस रूप से मैपिंग करना, यहाँ पे इतने युवा बैठे हुए हैं, आप अपेक्षा आपके सांसद से करते हैं, जो मैंने आपको कहा, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी। लोग अब वोट इसलिए नहीं करते कि अपनी बेटी थी, अरे इसको तो मैंने देखा था, अच्छा इसके पापा हमें, मेरे पापा को मिले थे। लोग आज 2014 के बाद एक मजबूत सरकार को वोट कर रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी को वोट कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जिसको मैंने वोट दिया, मैंने अपना एक दिन निकाल के एक अपना कर्तव्य निभाया, उसने आने वाले 5 साल में क्या कर्तव्य निभाया है। और ये ज़्यादा व्याख्या ज़रूरी है, प्रतिद्वंदी कुछ भी हो। तो मैं अपने कामों को ले जा रही हूँ, अपने विचारों को ले जा रही हूँ और लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, लेकिन आपको अपने प्रतिद्वंदी का जो विमर्श स्थापित करना चाहते हैं, लोगों के बीच में जो नैरेटिव स्थापित करना चाहती हैं, उसकी तो काट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उनका कैंपेन इस धारा पर आधारित है कि ये चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, डेमोक्रेसी को बचाने का। दुखद बात यह है कि जो अभी कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव में खड़े हैं, उन्होंने पहले कहा था वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते क्योंकि पारिवारिक कुछ व्यस्तता थी, जो मैं माँ होने की वजह से मैं भी समझती हूँ। लेकिन पारिवारिक दिक्कत होने के बाद आप कह रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जो ठीक है, हर किसी के अपने निर्णय होते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि नहीं, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे राहुल जी ने बोला इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे लगा अपेक्षा इतनी थी, वो कहेंगे कि जनता मुझे पुकार रही है और इनके लिए मैंने अपना अगला 5 साल और देना चाहिए। तो इस रूप से जब मैं व्याख्या देखती हूँ हर किसी की, मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहती हूँ, वाई आई वॉन्ट टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, वाई आई वॉन्ट टू बी अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इस व्याख्या में मैं इसमें ज्यादा सवाल पे जवाब देना भी राहुल जी को आप बड़ा आदमी ना मानती हूँ, वो तो मानती होंगी, उनकी पार्टी के अध्यक्ष मेरे भाई है, मैं उनको बड़ा मानती हूँ, राहुल महाजन। अच्छा, अभी जैसे आप कह रही थी कि यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड बॉलीवुड भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बड़ा हिस्सा है, मैं फिर ले जा रहा हूँ आपको प्रिया दत्त की बात पर ही, क्योंकि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। हमने देखा बीच में मोदी जी ने बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ, या फिल्म स्टार्स ने मोदी जी के साथ तस्वीरें खिंचवाई, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर चली भी, वायरल भी हुई। और ये सवाल हुआ उनसे कि आज फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है, क्यों ऐसा आपको लगता है? उनका डर, इसके पीछे सिर्फ डर के सिवाय और कोई वजह नहीं हो सकती। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि कहा है कि इट्स अ फियर थिंग। I said it's quite fair. It's not fear psychosis, it's a fair support. Fear और fair में बहुत फ़र्क है और उसकी स्पेलिंग में भी बहुत फ़र्क है। तो कोई और कहेंगे क्योंकि वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब उसमें बॉलीवुड या ना बॉलीवुड, हर कोई इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक है। जब वो चाहते हैं, उनके फॉलोअर्स चाहते हैं कि वो ऐसे प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खींचे, पहले तो नहीं होता था, वो नहीं मिलना चाहते थे। आज नरेंद्र मोदी ये क्रेज़ सिर्फ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि एक डिसाइसिव लीडरशिप, एक अकाउंटेबल लीडरशिप इस देश को मिली है।
जब ऐसे रूप से जब लोग देखते हैं, वो तय करते हैं कि नहीं हमें इनके साथ जुड़ना है, तो मुझे लगता है इट्स फेयर, इट्स नॉट फियर, इट्स जस्ट फेयर दैट दे वांट टू बी कनेक्टेड टू द राइट पार्टी एंड द राइट नेता। इतना ही कहूंगी मैं इस पे। अच्छा, वैसे आपने इस सवाल का आंशिक तौर पर जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी इस बात का खूब प्रचार होगा मीडिया में कि मुंबई की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ सेंट्रल की तो दो खानदानों के बीच की लड़ाई बनकर के रह गई, एक तरफ दत्त परिवार, एक तरफ महाजन परिवार। ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि ये कोई मेरा चुनाव क्षेत्र मेरे पिताजी का भी नहीं था। मैं यहाँ पे 2014 में नहीं थी, रहती थी लेकिन नहीं थी, और मुझे लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया और इसको मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ के गत 5 वर्षों में काम किया। तो ये खानदानों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारों की लड़ाई है। एक विचार ये कहता है कि हमें देश के टुकड़े होंगे हजार बोलने वाले लोगों पे केस नहीं करने चाहिए, और एक ऐसी पार्टी कहती है कि मैं चौकीदार हूं और मैं सेवक हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं और लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे लगता है ये दो विचारों की लड़ाई है, कोई खानदानों की लड़ाई नहीं है। पूनम जी, आपने सारे सवालों के जवाब दिया। मुंबई किसकी है, तो मुंबई यहाँ बैठी है, इनको तय करना है जब यहाँ वोट पड़ेंगे। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आज इंडिया टीवी के इस मंच पर आने के लिए।